हेलो एवरीवन। डॉट अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने गति की क्लास को कंप्लीट किया था। हम गति के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में गति के ग्राफ और वृत्ताकार गति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। आज की क्लास में हम गति के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास जो है वो हमारी बल की अवधारणा और गति के नियम से संबंधित रहेगी। गति के नियम, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। गति के नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि गति के जो नियम है वो न्यूटन ने प्रतिपादित किए थे। गति के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित है? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित है। गति को समझने के लिए जो नियम है वो न्यूटन ने प्रतिपादित किए। दूसरा एक पॉइंट आप यहाँ ध्यान रखना, यहाँ थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन बनता है कि न्यूटन की किताब थी प्रिंसिपिया। इस प्रिंसिपिया नाम की बुक में जो है वो न्यूटन ने गति के नियमों का प्रतिपादन किया है। मतलब इनका उल्लेख जो है वो प्रिंसिपिया नाम की किताब में उन्होंने किया है। यहां पर ये दो बातें हैं कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। कौन सी किताब में? प्रिंसिपिया नामक एक किताब लिखी थी और उसी किताब में इन्होंने गति के नियमों को एक्सप्लेन किया है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि क्या है गति के नियम और इससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है और इससे किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले गति के नियमों के जानने से पहले हमें एक शब्द के बारे में जानना होगा। हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो रहेगा जड़त्व। गति के नियमों में को समझने से पहले हमें पहले जड़त्व को समझना पड़ेगा। तो हमारा जो पहला आज का टॉपिक हो गया वो हो गया जड़त्व। इंग्लिश में इसको कहते हैं इनर्शिया। जड़त्व क्या है? देखिए, यहाँ कंफ्यूज मत होना, आपने किताबों में पढ़ा होगा। जड़त्व का नियम ये नहीं है, जड़त्व का नियम अलग से है। हम पहले सिर्फ जड़त्व की बात कर रहे हैं कि जड़त्व क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जड़त्व के बारे में यह है कि जड़त्व होता क्या है, इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा है प्रत्येक वस्तु में अपनी स्थिति में परिवर्तन के विरोध का गुण पाया जाता है। अपनी स्थिति में परिवर्तन के विरोध का गुण पाया जाता है। इस गुण को जड़त्व कहते हैं। उस गुण का नाम है जड़त्व। क्या है? प्रत्येक वस्तु में अपनी स्थिति में परिवर्तन का। अब यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये ध्यान से समझना। अपनी स्थिति में परिवर्तन का मतलब क्या है? यदि वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहेगी। यदि वो गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी। जिस वेग से गतिशील है उसी वेग से गतिशील रहना चाहेगी। जिस दिशा में गतिशील है उसी दिशा में गतिशील रहना चाहेगी। यानी जो भी डाटा उसके पास है, स्थिति और गति से रिलेटेड जो भी डाटा उसके पास है, वो उसमें किसी भी प्रकार का यदि परिवर्तन किया जाता है तो वह वस्तु उसमें परिवर्तन का विरोध करती है। अपनी स्थिति में परिवर्तन के विरोध का यह गुण क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। प्रत्येक वस्तु में अपनी स्थिति में परिवर्तन का गुण पाया जाता है। ये गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अगला पॉइंट इसमें है कि ये जड़त्व क्यों होता है, इसका कारक क्या होता है भाई। तो नेक्स्ट पॉइंट है जड़त्व का कारक जो होता है, जिसके कारण किसी वस्तु में जड़त्व होता है, वो होता है द्रव्यमान। जड़त्व का कारक क्या होता है? द्रव्यमान। यानी यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व ज्यादा होगा। उसको हिलाने डुलाने चलाने में जो है वो ज्यादा बल की आवश्यकता होगी। तो द्रव्यमान जड़त्व का कारक होता है।
और इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जड़त्व कितने प्रकार का होता है। तो जड़त्व जो है वो 3 प्रकार का होता है। कौन सा? पहला होता है स्थिति में जड़त्व, स्थिति का जड़त्व। दूसरा होता है गति का जड़त्व। और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। देखो, ऊपर वाली परिभाषा और इन तीनों प्रकारों को एक साथ पढ़ें तो हमें इनकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। प्रत्येक वस्तु में अपनी स्थिति वो कुछ भी हो सकती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन के विरोध का गुण पाया जाता है, जड़त्व कहलाता है। और इसका जो पहला प्रकार है स्थिति में जड़त्व का मतलब जहां वो रखी हुई है, जिस पोजीशन में रखी हुई है उसी पोजीशन में हमेशा बना रहना चाहेगी, उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करेगी। ये हो गया स्थिति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या हो जाएगा? जिस गति से चल रही है हमेशा उसी गति से चलने की कोशिश करेगी, यदि उस गति में कोई भी प्रकार का परिवर्तन किया जा रहा है तो वो उसका विरोध करेगी। और दिशा का जड़त्व का मतलब है जिस दिशा में गतिशील है उसी दिशा में हमेशा गतिशील बनी रहनी चाहेगी, उसमें यदि किसी भी प्रकार के परिवर्तन किया जाता है तो वो वस्तु उसके परिवर्तन का विरोध करेगी। तो ये जड़त्व की परिभाषा हो गई। प्रत्येक वस्तु में अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध, स्थिति में परिवर्तन के विरोध करने का गुण पाया जाता है, ये गुण जड़त्व कहलाता है। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हम पढ़ते हैं गति के प्रथम नियम को। 3 नियम है गति के, तो हमारा ये हो गया प्रथम नियम। पिछली क्लास करेंगे तो इसको अपन थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो गति का प्रथम नियम, और गति के प्रथम नियम को ही कहा जाता है जड़त्व का नियम। ध्यान रखना, ये जड़त्व नहीं है, जड़त्व का नियम है जो कि गति का प्रथम नियम कहलाता है। ठीक है, जड़त्व अलग चीज है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। जड़त्व का नियम क्या है? न्यूटन जड़त्व के नियम के बारे में ये कहते हैं कि इसकी परिभाषा ये है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति, गति और दिशा में परिवर्तन तब तक नहीं कर सकती जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। समझ मेरी बात? पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं फिर समझते हैं। कोई वस्तु अपनी स्थिति, गति, दिशा में परिवर्तन तब तक नहीं कर सकती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस बात को देखो हम समझते हैं। हमारे पास मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है और इस वस्तु के पास जो है वो जड़त्व का गुण है। इस वस्तु के पास जड़त्व का गुण है, यानी कि यह वस्तु अपनी स्थिति, अपनी गति और अपनी दिशा, इन तीनों में जड़त्व के गुण के कारण परिवर्तन का विरोध करेगी। अब इसके आगे की जो कहानी है वो प्रथम नियम में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है प्रथम नियम में? ये कह रहा है कि स्थिति में परिवर्तन, गति में परिवर्तन और दिशा में परिवर्तन यदि आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? बल चाहिए होगा, जो बल आप इस वस्तु पे लगाएंगे। तो जब तक बल नहीं लगाएंगे तब तक वस्तु की स्थिति नहीं बदलेगी, गति नहीं बदलेगी और दिशा नहीं बदलेगी। इसका मतलब सीधा सीधा है कि किसी वस्तु का जड़त्व बिना बल के नहीं टूटेगा। जड़त्व 3 प्रकार का होता है, तीनों ही प्रकार के नहीं टूटेंगे। ना स्थिति बदल सकती है बिना बल के, ना उसकी गति का मान बदल सकता है बिना बल के, और ना ही उसकी दिशा बदल सकती है बिना बल के। सीधा सीधा ये नियम यही है कि आप स्थिति, गति के मान और दिशा में परिवर्तन बिना बल के नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? तो ये गति का प्रथम नियम हो गया जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात?
यानी किसी भी वस्तु की स्थिति, गति और दिशा में आप तब तक परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। सीधी सीधी भाषा में इसको लिखें तो बिना बल के आप वस्तु की स्थिति, गति और दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। अब आपको इससे रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कुछ एग्जाम्पल देके वो पूछता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि ये कोई गाड़ी है और इस गाड़ी में कोई व्यक्ति यहां बैठा है। समझ में मेरी बात? अब ध्यान से सुनो, आपने गाड़ी को चलाने का प्रयास किया, ठीक है, इंजन के द्वारा, इंजन से बल लगाया गया और उस बल के द्वारा आपने इस गाड़ी को इस दिशा में चलाने का प्रयास किया, लेकिन इसके अंदर जो व्यक्ति बैठा है उस पर तो आपने बल नहीं लगाया। ये जो इंजन के द्वारा आपने बल लगाया है ये तो गाड़ी पे लगाया है, आपने इस बैठे हुए व्यक्ति पर कोई बल नहीं लगाया, यानी अभी तक उसका जड़त्व मौजूद है, उस पर तो बल लगा ही नहीं। जब तक उस पर बल नहीं लगेगा तब तक उसकी दिशा नहीं बदलेगी। तो जैसे ही गाड़ी इधर खिसकने का प्रयास करती है, ये व्यक्ति अपने जड़त्व के कारण यहीं बना रहना चाहता है और इसीलिए इस पे पीछे की ओर क्या लगता है, धक्का लगता है। ये बात समझ में आई आप सबको? क्लियर है इतनी कहानी? तो सिंपल सा लॉजिक है कि इस व्यक्ति पर जो धक्का लगता है वो इसलिए लगता है कि ये वस्तु यानी ये व्यक्ति जो है वो अपने जड़त्व के कारण अपनी ही पोजीशन में बना रहना चाहे। गाड़ी आगे खिसकने की कोशिश कर रही है लेकिन वो व्यक्ति अपनी ही स्थिति पे बना रहना चाहता है, तो उस पे पीछे की ओर धक्का लगता है। और ये किसके कारण होता है? ये व्यक्ति के जड़त्व के कारण होता है। आपसे इसमें पूछा जाता है कि ये जो काम हुआ है कि गाड़ी चलने पर व्यक्ति पर पीछे की ओर धक्का लगता है, ये किसके कारण हुआ है? ये व्यक्ति के जड़त्व के कारण हुआ है, गाड़ी के जड़त्व के कारण नहीं हुआ। गाड़ी का जड़त्व तो इंजन से टूट गया, इंजन जो बल लगा रहा है उससे गाड़ी का जड़त्व टूट गया, क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं ना कि जड़त्व टूट सकता है, स्थिति, गति और दिशा में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको? बाह्य बल चाहिए। आप गाड़ी पे तो बाह्य बल लगा चुके हैं तो उसका जड़त्व टूट चुका है, लेकिन व्यक्ति का नहीं टूटा। तो ये जो पीछे की ओर धक्का लगता है ये व्यक्ति के जड़त्व के कारण होता है। इसी तरह से इसी का दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि कोई गाड़ी चल रही है और जाहिर सी बात है उसमें बैठा जो व्यक्ति है वो भी गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। जैसे ही आप गाड़ी पे ब्रेक लगा के इसको रोकने का प्रयास करते हैं, तो ब्रेक लगाने का मतलब आप गाड़ी को इस दिशा में रोकने का प्रयास करते हैं, तो जो है वो व्यक्ति पर किधर बल लगेगा? आगे की तरफ। तो या आगे की तरफ इस पर धक्का लगेगा, ये भी किसके कारण है? इस व्यक्ति के जड़त्व के कारण है। समझ मेरी बात? तो ये अच्छा, इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि ये कोई बोर्ड है और इस पे कैरम की बहुत सारी गोटियां रखी है एक के ऊपर एक, इस तरह से, इस तरह से बहुत सारी कैरम की गोटियां रखी है। यहाँ पे एक स्ट्राइकर है, यदि अपन इससे धक्का मारते हैं तो ये देखो किसको हिट करेगा? सबसे नीचे वाली को हिट करेगा। तो नीचे वाली को हिट करेगा तो बल तो केवल सबसे नीचे वाली गोटी पे लग रहा है, तो ये तो आगे निकल जाएगी और बाकी सारे के सारी जो गोटियां वो इसी पोजीशन पे रहेगी। तो ये किसके कारण है? ये भी इन सब गोटियों के जो है वो जड़त्व के कारण है। तो ये सारे जड़त्व के एग्जाम्पल है। आप जब इसमें इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ये पूछा जाएगा, ये ध्यान में रखना है कि वो किसके जड़त्व के कारण हो रहा है। तो जिस चीज पे आपने बाह्य बल नहीं लगाया उस पे जो झटका वगैरह लगने का ये जो सारी प्रोसेस है उस व्यक्ति या उस वस्तु के जड़त्व के कारण होती है, क्योंकि वो अपने स्थिति में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि गति का प्रथम नियम क्या है? व्यक्ति की स्थिति, गति और दिशा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिना बाह्य बल के नहीं किया जा सकता। समझ में आ रही इतनी बात? तो चलिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने एक तो पढ़ा है जड़त्व क्या होता है और साथ में पढ़ा है जड़त्व का नियम, जिसे गति का प्रथम नियम कहा जाता है। और जाहिर सी बात है कि ये आपको किताबों में न्यूटन के गति के प्रथम नियम के नाम से मिलता है, क्योंकि इसका प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अब नेक्स्ट, गति के नियम को यानी दूसरे नियम को पढ़ने से पहले हमें एक राशि के बारे में और जानकारी लेनी है, तो वो राशि है संवेग। इसको कहते हैं मोमेंटम। संवेग क्या चीज होता है? साधारण सी परिभाषा है संवेग की। संवेग होता है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यह हो गई संवेग की परिभाषा। दूसरा पॉइंट क्या है? सूत्र बनाते हैं इसका। तो संवेग का सिंबल होता है पी। किस किस का गुणनफल है? द्रव्यमान का और वेग का। तो द्रव्यमान के लिए m लिख देते हैं और वेग के लिए v लिख देते हैं।
वेग एक सदिश राशि है तो जाहिर सी है बात है संवेग भी एक सदिश राशि है। तो ये संवेग का सूत्र हो गया। और सीधा परिमाण के रूप में लिखें बिना दिशा को दिखाते हुए तो P बराबर mv इसका सूत्र हो गया। समझ मेरी बात, दोनों ही दिशा के रूप में भी काम में लिया जा सकता है और ये सीधा सीधा परिमाण के रूप में P बराबर mv। और इसी बात से ये क्लियर है कि संवेग किस प्रकार की राशि है, एक सदिश राशि। और चौथा पॉइंट इसमें अपने को समझना है वो इसका मात्रक। तो मात्रक समझने के लिए हम इसका सूत्र उठाते हैं P बराबर mv। तो P का मात्रक बनाने के लिए m का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का मात्रक याद रखना किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, ये संवेग का मात्रक हो गया। तो ये दूसरे नियम को पढ़ने से पहले अपने को संवेग की जरूरत पड़ेगी। तो हमने संवेग के बारे में ये 4 पॉइंट पढ़े हैं। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। इस हिसाब से इसका सूत्र बन गया P बराबर mv। ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं गति के दूसरे नियम को। जैसे पहला नियम पढ़ा था वैसा ही गति का दूसरा नियम। इस नियम का स्टेटमेंट क्या है, इस नियम का स्टेटमेंट है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। आप ये याद रखिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के तुल्य होती है। अब इस बात को अपन लिखेंगे तो अपने पास एक सूत्र बन के आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। देखिए पहला तो वो ये कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती है, तो ये समानुपात का चिन्ह लगा दिया। संवेग में परिवर्तन की दर यानी संवेग में अपन ने समय का भाग दे दिया। ये बात हम पहले की क्लासों में कर चुके हैं कि परिवर्तन की दर निकालने का मतलब उसमें समय का भाग दे दिया जाए। तो ऊपर संवेग में परिवर्तन जिसको मैंने डेल्टा पी से लिखा है, नीचे समय। अब यहाँ पे देखो अगला पॉइंट ये है कि संवेग में परिवर्तन इसको बराबर में बदलते हैं। तो जब भी आप किसी समानुपात स्थिरांक को समानुपात को बराबर में बदलेंगे तो यहाँ एक कोई कांस्टेंट लग जाएगा और ये आ गया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आपको मैं ये बता दूं कि इस कांस्टेंट का मान आप एक लेते हुए चलेंगे, साधारणतः इसका मान एक ही लिया जाता है, एक होता है। तो यदि इसका मान एक लिया जाएगा हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग, एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो ये अपने पास क्या बचा, सिर्फ डीपी अपॉन डीटी बचा। अब अपना काम आगे का हो गया। अब ध्यान से देखो, इसको हम यहाँ पे एफ बराबर लेके आते हैं। डेल्टा का मतलब है परिवर्तन, किसका परिवर्तन है, पी का। पी की जगह क्या लिख सकते हो आप, mv, और नीचे अपना समय है ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ध्यान से देखो, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान तो नियत रहता है, ऐसा नहीं है कि हर बार द्रव्यमान नियत ही रहता है। जैसे रॉकेट वगैरह, उसमें जो है वो कई लीटर फ्यूल जो है वो प्रति सेकंड जलता है, तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है। लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिया जाएगा जिसमें परिवर्तित द्रव्यमान हो। हम ऐसे ही सिस्टम उठाते हैं, ऐसा ही एग्जाम्पल उठाते हैं, ऐसी वस्तु का एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे द्रव्यमान क्या रहता है, नियत रहता है। तो द्रव्यमान नियत रहता है, चूंकि कांस्टेंट इसका जो द्रव्यमान है वो नियत है यानी कांस्टेंट है, तो उसमें परिवर्तन तो हो ही नहीं सकता, तो वो उसके बाहर आ जाएगा परिवर्तन के। अब अंदर क्या बचा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इतना बचा। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का मतलब हो गया वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर क्या बन जाएगा, त्वरण बन जाएगा। तो F बराबर ma, ये इससे निकलने वाला सूत्र है, ये बल का सूत्र है, बल का समीकरण या बल का सूत्र है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से ये प्रतिपादित होता है, ठीक है। इसलिए माना जाता है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम ही जो है वो बल को क्या करता है, परिभाषित करता है। ये आप याद रखेंगे कि बल को परिभाषित न्यूटन की गति का कौन सा नियम करता है, दूसरा नियम बल को परिभाषित करता है, उसकी वैल्यू सोल्व करके देता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ध्यान में रखना, F बराबर ma न्यूटन की गति का दूसरा नियम नहीं है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। अब यहाँ पे याद रखो, मैंने एक शब्द यहाँ पे
तुल्य लिख दिया। तो ये चीज याद रखना कि ये समानुपाती शब्द भी आपके काम में आ सकता है, और तुल्य का मतलब होता है बराबर। ये बराबर शब्द कैसे काम आया, क्योंकि ध्यान से देखो ये बाद में k की वैल्यू हमने 1 लिख ली है ना, तो ये बराबर क्या हुई भाई, यहां से भी अपन डायरेक्ट लिख देंगे F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, एक ही बात है क्योंकि k का मान तो 1 ले ही रहे हैं। तो आपको दोनों स्टेटमेंट के तौर पे इसको रेडी रखना है। यदि स्टेटमेंट इस तरह से दिया जाए कि वो समानुपाती है तो वो लगाएंगे, और यदि तुल्य दिया हो तो भी सही है। लेकिन यदि दोनों स्टेटमेंट एक साथ दे दे, मान लीजिए आपसे ये कोई क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा कथन न्यूटन की गति का द्वितीय नियम को परिभाषित करता है, और उसमें दोनों ही है। एक जगह लिखा हुआ है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर या तुल्य होती है, और दूसरे में लिखा हुआ कि समानुपाती होती है। ऐसी स्थिति में हम समानुपाती वाला जो है ऑप्शन सही करेंगे। समझ में आ रही बात। लेकिन दोनों में से एक ही ज्यादातर केस में काम में लेते हैं, या तो बराबर वाला ले लेते हैं क्योंकि k का मान एक आ रहा है, या फिर समानुपाती वाला ले लेते हैं। ठीक है, दोनों हैं तो अपन समानुपाती वाले जो स्टेटमेंट को है वो सही मानेंगे। तो ये गति का दूसरा नियम हो गया। इस गति के दूसरे नियम से जो फाइनल सूत्र अपने पास निकल के आता है वो पता है F बराबर ma। ये गति का दूसरा नियम हो गया। अब हम पढ़ते हैं गति का तीसरा नियम, जिसका नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। गति का तीसरा नियम, और गति के तीसरे नियम को ही कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। ये हमारा तीसरा नियम है। तो इस नियम के बारे में पढ़ते हैं, क्या है ये तीसरा नियम। तो इसमें इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो न्यूटन इसके बारे में स्टेटमेंट देते हैं कि प्रकृति में बल सदैव युग्म के रूप में होता है, जोड़े के रूप में होता है। यदि कहीं पर क्रिया हो रही है तो उसके प्रतिक्रिया मतलब उसके फलस्वरूप जो है वो वहां पे एक प्रतिक्रिया भी होगी, यानी क्रिया बल के साथ साथ प्रतिक्रिया बल हमेशा ही उपस्थित रहेगा। तो पहले अपन इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसकी बात को समझते हैं। तीसरे नियम का स्टेटमेंट है प्रकृति में बल सदैव युग्म में होता है। प्रत्येक क्रिया की बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस चीज का एक एग्जाम्पल हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जब हम वृत्ताकार गति को पढ़ रहे थे। कौन सी, जब मैंने आपसे ये कहा था कि वृत्ताकार पथ में गति करते हुए किसी वस्तु के पास सेंटर की ओर अभिकेंद्रीय बल होता है, तो इसको संतुलित करने के लिए बाहर की ओर हमने एक बनाया था, उसको अपकेंद्रीय बल नाम दिया था। तो वास्तव में ये देखो, वहां भी मैंने आपको बताया था कि ये अब इसका क्रियाबल यानी एक्शन फोर्स हो गया, तो ये इसका प्रतिक्रिया बल है, रिएक्शन फोर्स है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों ही होते हैं। अकेला बल कभी नहीं हो सकता प्रकृति में, जोड़े के रूप में ही होगा, युग्म के रूप में ही होगा। यदि एक बल क्रिया के रूप में वहां मौजूद है तो वहां एक प्रतिक्रिया बल भी मौजूद होगा। कभी भी सिंगल बल नहीं रहेगा, अकेला बल नहीं रहेगा। ये बात समझ में आई। तो प्रकृति में बल सदैव जो है वो युग्म के रूप में होते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बल उपस्थित होते हैं। अब इसमें आगे की बात जो इस नियम के बारे में अपने को समझनी है वो समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमें इसका एक पॉइंट याद रखना है। देखिए, मान लीजिए कोई सतह है और सतह पर एक वस्तु रखी हुई है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले इसका क्रिया बल नीचे की तरफ लगेगा, जो कि गुरुत्वाकर्षण से इसका बल लगेगा। गुरुत्वाकर्षण का बल होता है mg, जहां m इसका द्रव्यमान है और g इसका त्वरण है। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता लगा कि ये mg होता है, तो देखो अभी अभी सूत्र पड़ा है F बराबर ma। किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल किसके बराबर होता है, उसके m और a के गुणनफल के। तो वस्तु का द्रव्यमान m और उस पर लगने वाला त्वरण किसका हो गया, गुरुत्वाकर्षण का त्वरण। तो वस्तु पर लगने वाला बल किधर हो गया, F बराबर mg, ये नीचे की ओर है। तो ये हमारा हो गया एक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्रियाबल है। तो इसके प्रतिक्रिया बल स्वरूप ऊपर की तरफ लिखा है ना, बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो ये प्रतिक्रिया बल हो गया R। तो ये mg जो है वो क्रियाबल है, और R जो हमने बनाया है वो क्या है, इसका प्रतिक्रिया बल है। बल अकेला नहीं हो सकता, यदि क्रियाबल है तो उसका हमेशा प्रतिक्रिया बल भी मौजूद होगा। अगला पॉइंट इसके बारे में हम पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट।
ये जो प्रतिक्रिया बल है ना, इसके बारे में क्या है कि प्रतिक्रिया बल सदैव सतह के लंबवत लगता है, ये ध्यान रखना। इसका स्टेटमेंट पूछा जाता है सीधा सीधा, प्रतिक्रिया बल सदैव सतह के लंबवत लगता है। और चौथा इसके बारे में जो अपने को पढ़ना है क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम में, वो ये है कि क्रिया व प्रतिक्रिया का बल सदैव अलग अलग वस्तुओं पर कार्यरत होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव अलग अलग वस्तु पर कार्यरत होते हैं। जैसे कि अभी वाले एग्जाम्पल में जो हमने मेज पर किसी सतह पर बॉक्स रखा था, तो नीचे की तरफ mg लग रहा था, ये क्रिया बल था। ये लगाया जा रहा है वस्तु द्वारा सतह पर, क्रिया बल सतह पे लग रहा है वस्तु के द्वारा, और प्रतिक्रिया बल जो लगाया जा रहा है वो है सतह द्वारा वस्तु पर। तो ध्यान से देखो, समझ लो इस बात को कि ये दोनों जो क्रिया बल है वो सतह पे लग रहा है और प्रतिक्रिया बल जो है वस्तु पे लग रहा है। दोनों अलग अलग वस्तुओं पे हो गए, एक पे नहीं होते कभी भी। अब आपसे कंफ्यूज हो सकता है कि पिछले वाले में जो वृत्ताकार पथ में घूम रहा था उसमें तो क्रिया और प्रतिक्रिया यानी अपकेंद्रीय और विकेंद्रीय बल एक ही वस्तु पे लग रहे थे, इसीलिए वो अपकेंद्रीय बल जो है वो छद्म बल, स्यूडो फोर्स की कैटेगरी में आता है, जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन इस लेवल पर जो है वो हम नहीं करेंगे। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव अलग अलग वस्तु पे लगते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है कि आपसे मैं इसी एग्जांपल में पूछ लूं कि प्रतिक्रिया बल का मान कितना होगा, तो आप ये बताएंगे कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा बराबर बराबर होते हैं, तो आर का मान किसके बराबर आ जाएगा, mg के बराबर आ जाएगा। तो आर बराबर mg प्रतिक्रिया बल का मान होगी। इतनी बात समझ में आई। तो ये 3 नियम हो गए। हमने टोटल यहाँ तक 5 चीजें पढ़ी है। पहला पढ़ा है जड़त्व, उसके बाद में हमने पढ़ा है जड़त्व का नियम यानी प्रथम नियम, उसके बाद में पढ़ा हमने संवेग, उसके बाद में हमने पढ़ा है गति का दूसरा नियम, और 5वीं चीज हमने पढ़ी है क्रिया और प्रतिक्रिया यानी गति का तीसरा नियम। क्या क्या चीज इसमें याद रखनी है कि प्रकृति में बल सदैव जो है वो पैर के रूप में होता है, जोड़े के रूप में होता है। क्रिया बल है तो वहां प्रतिक्रिया बल भी होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया के बल अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं। और एक स्टेटमेंट इसमें ये भी पढ़ा है कि प्रतिक्रिया बल हमेशा सतह के लंबवत लगता है। अब इस सतह के लंबवत वाली कहानी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस में पूछा जाता है, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। एक नत समतल है, उसका कोण है थीटा, और यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है m द्रव्यमान की, और आपसे सीधा सीधा पूछा है प्रतिक्रिया बल का मान कितना होगा। एग्जाम इसमें पहले लेते हैं mg, दूसरा ले लेते हैं mg cos थीटा, तीसरा ले लेते हैं mg sin थीटा, और चौथा इसमें ऑप्शन ले लेते हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ये है, आपको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आते ही आपको आर बराबर mg जो सूत्र अपन क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम में पढ़ा है वो लगता है, और इस आधार पे हम ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। लेकिन इन दोनों में गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, ऊपर वाला आर बराबर mg बिल्कुल सही है, लेकिन नीचे वाला आर बराबर mg क्यों नहीं आएगा, उसका कारण है ये स्टेटमेंट कि प्रतिक्रिया बल सदैव किसके लंबवत लगता है, सतह के लंबवत लगता है। तो देखो इसमें थोड़ा सा अपन बनाते हैं। ये मैं mg नीचे की तरफ लगा दूं, ये तो हमेशा ही नीचे की तरफ लगेगा। अब ध्यान से देखो, मैं इसके 2 पार्ट कर सकता हूं, यहां आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यदि ये कोण थीटा है तो इसको नीचे बढ़ाएंगे तो ये 90 बनेगा, ये 90 माइनस थीटा बनेगा, तो ये वाला कोण ज्योमेट्री से थीटा बनेगा। और किसी सदिश के यदि अपन टुकड़े करें ना, तो mg एक सदिश है, एक बल है, तो जिधर वो थीटा का कोण बनाता है उधर उसका कौन सा टुकड़ा आता है, mg cos थीटा का टुकड़ा आता है, और उसके लंबवत डायरेक्शन में किसका टुकड़ा आता है, mg sin थीटा का टुकड़ा आता है। समझ मेरी बात, सिर्फ आप इसको मैं समझा रहा हूं, आप इसकी वैल्यू को याद रखेंगे, सीधा सीधा वैल्यू पूछा जाता है।
अब प्रतिक्रिया बल जो है वो इसमें जो है वो इधर नहीं बनेगा, ये प्रतिक्रिया बल की गलत डायरेक्शन है। क्यों गलत डायरेक्शन है? क्योंकि हमने लिखा है प्रतिक्रिया बल सतह के लंबवत बनेगा, सतह के लंबवत बनेगा, इसका मतलब प्रतिक्रिया बल इधर बनेगा, ये प्रतिक्रिया बल है। और इस बार देखो ये किसको संतुलित कर रहा है? mg cos थीटा को संतुलित कर रहा है, इसको संतुलित नहीं कर रहा। किसके विपरीत लग रहा है? ये जिसके विपरीत लग रहा है उसी को तो संतुलित करेगा। किसके विपरीत लग रहा है? mg cos थीटा के विपरीत लग रहा है। इसका मतलब प्रतिक्रिया बल का मान हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या हो गया? mg cos थीटा। और आप इस वैल्यू को सीधा याद रखेंगे कि यदि कोई वस्तु नत समतल पे रखी हुई हो तब उसके प्रतिक्रिया बल का मान क्या होगा? mg cos थीटा। और यदि साधारण सतह पे रखा हो, सिंपल सतह पे रखा हो, तब प्रतिक्रिया बल का मान क्या होगा? R बराबर mg। आप इन दोनों सूत्रों को याद रख सकते हैं। इसी के लिए मैंने ये एग्जाम्पल उठाया है। ये बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि हमें R बराबर mg साधारणतः याद रहता है, लेकिन ये नत समतल के लिए सही नहीं है। नत समतल के लिए कितना प्रतिक्रिया बल आएगा? R बराबर mg cos थीटा। और साधारण सतह, सिंपल सतह के लिए, समतल सतह के लिए कितना आएगा? R बराबर mg। सीधा सीधा दो चीजें हो गई, प्रतिक्रिया बल के मान से रिलेटेड इन दोनों को आप याद रखेंगे। अब हम जो है वो एक पॉइंट इसमें पढ़ते हैं, वो है लिफ्ट में वस्तु का आभासी भार। लिफ्ट में वस्तु का आभासी भार, ध्यान से समझना। पहले तो हम इस वर्ड को ही समझते हैं कि ये क्या है। कई बार साधारण भाषा में हम जो है वो द्रव्यमान को ही भार समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में द्रव्यमान भार नहीं होता। क्या होता है? भार का मतलब होता है वेट, और फिजिक्स की डेफिनेशन के अनुसार आप यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को g से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका भार बनता है। जैसे यदि मैं ये कहता हूं कि मेरा जो द्रव्यमान है वो 70 किलोग्राम है, साधारण अपन कह देते हैं कि वजन जो है 70 किलोग्राम है, लेकिन 70 जो है वो द्रव्यमान है। तो यदि कोई मेरा भार पूछे तो आप उसको g यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा भार हो जाएगा 700। और भार का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन, क्योंकि भार एक बल है। समझ में आ रही बात? बल का मात्रक न्यूटन है। मैं इससे रिलेटेड जो है वो कुछ और कॉन्सेप्ट भी आपको समझा देता हूं। चलिए, लिफ्ट में आभासी भार को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज अपन जो लास्ट पॉइंट इसमें है वो बल के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि बल जो है वो क्या है। तो बल के बारे में एक तो चीज है कि बल का जो सूत्र है वो अपने पास क्या बना? बल का सूत्र बना F बराबर ma। आपसे कोई पूछे कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है? बिल्कुल सदिश राशि है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपसे जो है वो यदि कोई ये पूछे कि इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक जो है वो होगा, देखो ध्यान से, सूत्र लगाया हमने F बराबर ma। m का मात्रक क्या है? m का मात्रक होता है किलोग्राम, और a का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या बना भाई? बल का मात्रक बना किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी को न्यूटन कहा जाता है। आप चाहो तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दो, और चाहो तो न्यूटन लिख दो, सीधा सीधा दोनों एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका व्युत्पन्न मात्रक है जो हमने सूत्र से व्युत्पन्न किया है, और न्यूटन इसका एसआई मात्रक है। न्यूटन इसका क्या है? एसआई मात्रक है। क्या होता है एसआई मात्रक? भाई बहुत ज्यादा फेमस भौतिक राशियों का जब मात्रक हमने लिखा तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बार बार इससे लिखने से बचने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो किसी भी राशि का मात्रक को डिसाइड करती है, वो वैज्ञानिकों के नाम पे उस राशि को परिभाषित कर देती है। तो बल का मात्रक जो है वो न्यूटन के नाम पे परिभाषित किया हुआ है। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, जो इसका एसआई मात्रक है, और किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको इसमें याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है कि इसका जो सीजीएस मात्रक है, अब आपको एमकेएस और सीजीएस के बारे में बता दूं कि एमकेएस का मतलब मात्रक की वह पद्धति जिसमें दूरी को मीटर में मापा जाए, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाए, और समय को सेकंड में मापा जाए, वो एमकेएस सिस्टम कहलाता है। और एमकेएस सिस्टम में ही बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, या फिर किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये दोनों सेम ही है।
और एक होता है सीजीएस मात्रक पद्धति, यानी ऐसी मात्रक पद्धति जिसमें दूरी को सेंटीमीटर में मापा जाए, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाए और समय को सेकंड में मापा जाए, उसको सीजीएस पद्धति कहते हैं। तो सीजीएस पद्धति में आपको यदि बल का मात्रक पूछे तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। अच्छा, कई बार आपको न्यूटन और डाइन में कन्वर्जन भी पूछ लेता है, तो आप याद रखेंगे कि 1 न्यूटन बराबर जो है वो 10 की घात 5 डाइन होता है। ये भी आप इसमें याद रखेंगे कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 की घात 5 डाइन। अच्छा, एक चीज और होती है, एक मात्रक पद्धति और होती है, उसको कहते हैं एफपीएस। ऐसी मात्रक पद्धति जिसमें दूरी को फीट में मापा जाए, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाए और समय को सेकंड में मापा जाए, वह पद्धति एफपीएस पद्धति कहलाती है। और एफपीएस पद्धति में भी बल का मात्रक होता है पाउंडल। क्या मात्रक होता है? पाउंडल। एमकेएस पद्धति में न्यूटन, सीजीएस पद्धति में डाइन और एफपीएस पद्धति में क्या मात्रक होता है इसका? पाउंडल होता है। और आपको ये और याद रखना कि एक पाउंडल में कितने डाइन होते हैं। एक पाउंडल में डाइन की वैल्यू होती है 13825.7 डाइन, इसके बराबर आता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है। डाटा के रूप में यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आप सबको इनको याद रखना पड़ेगा। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की घात 5 डाइन। और एक पाउंडल में कितने डाइन होते हैं? 13,825.7 डाइन के ये बराबर होता है। क्लियर है? चलिए, अच्छा, एक चीज इसमें ऊपर मैं बता चुका हूं कि द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। द्रव्यमान का मतलब m और भार का मतलब है जब m को g से गुणा कर दिया जाए। g की वैल्यू साधारणतः आप 10 या 9.8 जैसा क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हुआ है उसके आधार पे हम 9.8 या 10 ले सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो इस पूरी क्लास में जो है वो हमने डिस्कस क्या क्या किया है? वो हमने डिस्कस किया है कि गति के क्या नियम हैं, और उसमें एक विशेष जो चीज परिभाषित होकर आती है वो होती है बल, और बल की सूत्र और इसके बारे में, मात्रकों के बारे में यहाँ अपन ने चर्चा की। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और, यहाँ पे अपन छोटा सा एक क्वेश्चन डिसाइड करते हैं, समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि ये कोई वस्तु है, क्वेश्चन है कि ये कोई वस्तु है और इस पे एक सतह पे ये रखी हुई है, और हमें ये कहा जाता है कि इसका जो द्रव्यमान है वो है 10 किलोग्राम। ठीक है? और इस पे जो है वो दो बल लगाए जाते हैं, एक इधर लगाया जाता है 100 न्यूटन का और एक इधर लगाया जाता है 50 न्यूटन का। तो हमसे पूछा जाता है कि इस पे कितना त्वरण लगेगा, बल और त्वरण से रिलेटेड के। तो कितना त्वरण लगेगा, तो ध्यान से देखो, पहले तो इस पे दो बल लग रहे हैं, किधर किधर लग रहा है? 100 न्यूटन का इधर लग रहा है और 50 न्यूटन का इधर लग रहा है। पहली क्लास में जब मैंने सदिश और अदिश को समझाया था, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। पहली क्लास में सदिश और अदिश के बारे में समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाएं तो उसका परिणामी क्या होता है। जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो परिणामी होता है a माइनस बी। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इस वस्तु पे दो बल लगाए जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत लगाए जा रहे हैं, तो परिणामी क्या हो जाएगा? a माइनस बी, यानी 100 माइनस 50। इस पे परिणामी जो बल आएगा वो कितना आ रहा है? परिणामी बल आ रहा है 50 न्यूटन का। और किधर आ रहा है? तो इसमें तो कोई कहना सुनना ही नहीं है, बेसिकली हम इसका आंसर दे सकते हैं कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि परिणामी हमेशा बड़े बल की ओर होता है। ये बात भी याद रखना, नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे उसमें काम आएगा। परिणामी बल, परिणामी बल सदैव बड़े बल की ओर होता है। तो इस पे दो बल लग रहे थे, 100 न्यूटन और 50 न्यूटन। हमने परिणामी निकाल लिया पीछे वाले सूत्र से विपरीत दिशा में, इसलिए a माइनस बी 100 माइनस 50 लगेगा। और किधर होगा? परिणामी बल 100 न्यूटन की तरफ होगा। कितना होगा? 50 न्यूटन होगा। अब वो कह रहा है त्वरण कितना है, तो सूत्र लगाया हमने F बराबर ma। आपसे त्वरण जानने की कोशिश कर रहा है, तो कितना आ जाएगा? F अपॉन m। बताओ भाई, वस्तु पे कितना बल लग रहा है? वस्तु पे लग हो गया बल 50 न्यूटन का, और द्रव्यमान कितना है इसका? 10। तो त्वरण कितना आएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का इसमें त्वरण आएगा। और आपसे वो इसी में आगे जो है
वो गति के नियमों को सॉल्व करवा के भी पूछ सकता है कि इतनी देर बाद इसका वेग क्या हो जाएगा, इतनी देर बाद इसका वेग क्या हो जाएगा, इतनी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं यही ले लेता हूं। उपरोक्त प्रश्न में 5 सेकेंड पश्चात वस्तु का वेग क्या होगा यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 हो। यानी आपको 5 सेकेंड बाद अंतिम वेग पूछ रहा है तो गति के नियमों से सॉल्व कर देंगे। मैं यहां पे इस क्वेश्चन को इसलिए ले रहा हूं कि गति और बल से मिक्सअप से कोई क्वेश्चन किस तरह से बनता है। तो हमने पहला बल वाले कॉन्सेप्ट से इसके त्वरण का मान ज्ञात किया। देखो हमें त्वरण का मान दिया हुआ नहीं था, बल से रिलेटेड डाटा दिए हुए थे, तो एक क्वेश्चन ये, अब इसी को आगे बढ़ा लिया हमने। तो इसका हमने पहला समीकरण लगा दिया। पहला समीकरण क्या होता है गति का, v बराबर u प्लस at गति का पहला समीकरण होता है। अंतिम वेग जानना चाहता है, प्रारंभिक वेग 0 दे रखा है, त्वरण इसका 5 आ रहा है और 5 सेकंड बाद जानना चाहता है। तो v का मान कितना आ गया, 25 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसके वेग का आपसे दूरी भी पूछ सकता है, अंतिम वेग भी पूछ सकता है, दोनों में से किसी भी डाटा को आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। क्लियर है इतनी बात। तो आज की क्लास में हमने जो है वो गति के नियमों को डिस्कस किया, साथ में दो राशियां विशेष पढ़ी है, एक तो संवेग हमने पढ़ा है और एक हमने जड़त्व पढ़ा है। इसके अलावा जो है वो बल के विभिन्न प्रकार के मात्रक हमने पढ़े हैं। एमकेएस पद्धति में क्या मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, एफपीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, और उनका एक दूसरे का कन्वर्जन पढ़ा है कि कितने न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, कितने पाउंडल में कितने डाइन होते हैं। तो ये कन्वर्जन हमने पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम गति से रिलेटेड आगे के कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में।